सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स देखेंगे हम लोग, जो काफ़ी शॉर्ट हैं लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखा था, डेवलपमेंटल थ्योरीज देखी थी एंड उसी क्लास में हमने डिस्कस कर रहा था कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक है इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और जो भी स्टेजेस हैं उससे रिलेटेड कि इस स्टेज में क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं होती है इस स्टेज की, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे मानव विकास हो रहा है, ठीक है, मानव विकास, ठीक है। डेवलपमेंट में हमने बात की कि ग्रोथ भी किसके अंदर आता है, इसके अंदर ही आ जाता है। तो मानव का जो विकास हो रहा है तो वो कई सारे चरणों से गुजरता है, ठीक है, कई सारी अवस्थाओं से वो क्या करता है, गुजरता है। एंड उसमें आपने देखा होगा कि एक क्या होता है, सबसे पहले एक बच्चे का जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है आगे, फिर उसी चीज़ को क्या किया गया है, इस पूरे लाइफ साइकिल को कुछ चरणों में बांट दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पहला स्टेज क्या है, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। ईयरली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होता है। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है आपका किशोरावस्था हिंदी में कहेंगे, एंड ये 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यंग एडल्टहुड, युवा अवस्था कह सकते हैं इसको, 18 से 40 वर्ष तक होता है। एंड हम लोग अभी, हमारे लिए कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, 4th तक ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहीं तक का मेन हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। 18 वर्ष तक के बच्चों का मेन हो जाता है। तो ये थोड़ा आप लोग टाइम लाइन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 0 से 2 वर्ष क्या है, शैशवावस्था है, 2 से 6 वर्ष क्या है, ईयरली चाइल्डहुड है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष हो गया, फिर उसके बाद एडोलसेंस जो है 12 से 18 हो जाएगा। अब देखिए, कई सारे फिलोसफर्स के अनुसार अलग अलग उन्होंने टाइम पीरियड बता रखा है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है ना, एंड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हमारा यही है, ठीक है। तो आप लोग इसे ही ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट। देखिए, WHO के अनुसार यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस है, वो 10 से लेकर के 19 वर्ष तक बताया गया है। ऐसे कितना कितना बोल रहे हैं हम, 12 से 18, जबकि WHO ने क्या बताया है, 10 से 19 वर्ष बताया है। अब एक स्टेज आता है प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। इसका अर्थ ये है जब बच्चे का जन्म हुआ ना, उससे पहले की अवस्था, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा गर्भ में ही होता है, शैशवावस्था से पहले की अवस्था, ठीक है। तो शैशवावस्था हमने देखा ना कि जब बच्चे का जन्म हो गया 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो इससे पहले भी एक अवस्था है जब बच्चा क्या है, गर्भ में है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज या फिर प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। समय अंतराल क्या होता है इसका, गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि जब मतलब कि, है ना, ये पूरा बोलते हैं ना कि 9 मंथ लगते हैं बेबी को। 1 सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 महीने 10 दिनों के आसपास जो बच्चा है गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है। एंड उसी की टाइमिंग अलग अलग से आप लोग देख सकते हो। दिन में बोले तो 280 दिन होता है, ऐसे 40 सप्ताह होता है अगर हम वीक में देखें तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इन्फेंसी स्टेज को। इन्फेंसी स्टेज की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं ना, हम लोग यहाँ से समझ लेंगे। इन्फेंसी जिसे हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। 0 से 2 वर्ष तक ये होता है। ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, जो बच्चा है वो अपने सेंसेस से सीख रहा है, ठीक है। जो सेंसेस उसके होते हैं वो एक्टिव होते हैं। सेंसेस कितने हैं टोटल, 5 है, आप लोग जान ही रहे होगे, ठीक है। आँख हो गया हमारा, आईज हो गए, नोज हो गया हमारा, टंग हो गया, स्किन हो गया, ईयर हो गया। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बच्चा क्या कर रहा होता है, यहाँ पे सीख रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी मतलब कि, और जो हाथ पैर है वो तो बच्चे का भी चलता नहीं है उतना, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होता, आगे चल के मोटर एक्शन से वो सीखता है। लेकिन सबसे मेन क्या है, यहाँ पे सेंसर्स से बच्चा सीख रहा होता है। सेंसिटिव पीरियड है, खतरा भरा संवेदनशील पीरियड है, ठीक है, क्योंकि बच्चे की जो हड्डियां हैं वो अभी मजबूत नहीं है, ठीक है। जो बच्चा है बहुत ही नाजुक कंडीशन में, इसलिए इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है। फिर मोटर एक्शन करके सीखेगा, प्याजे ने कहा है, ठीक है। तो प्याजे ने क्या कहा है कि जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, मोटर एक्शन करके। मोटर एक्शन मतलब गति क्रिया सीख करके, ठीक है। तो 0 से 2 वर्ष तक हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो आपने भी देखा होगा कि 0 से 1 तक का जो बच्चा होता है, मतलब 1 साल तक का बच्चा,
बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाते, लेकिन 1 से 2 वर्ष के बच्चे जो होते हैं हाथ पैर चलाते हैं, मोटर एक्शन के द्वारा चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो पियाजे ने ऐसा कहा है। फिर फिजिकल और मेंटल, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है, यहाँ पे फास्ट होता है, ठीक है। तेज गति से क्या हो रहा होता है, शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होता है। जैसे कि आप जन्म लिए हुए बच्चे को एक देखोगे एंड आफ्टर मान लो 1.5 साल के बाद देखोगे तो वही बच्चा कुछ और ही होगा, है ना। तो यहाँ पर फिजिकल और जो हमारा मेंटल है वो डेवलपमेंट तेजी से होता है। अब हम लोग अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि क्या होता है 2 से लेकर के 6 वर्षों तक होता है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास क्या होता है इसमें सबसे तेजी से होता है। मतलब कि जो लैंग्वेज जो डेवलप हो रहा है इस स्टेज में बहुत ही तेजी से लैंग्वेज डेवलप होता है। बच्चे जो है आसपास की जो बोली है उसको क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, जैसे हमने एक लास्ट वीडियो में ही किया था, एक क्वेश्चन था कि किस स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो यही अर्ली चाइल्डहुड हमारा आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास क्या होता है, सबसे तेज यहाँ पर होता है। इसको हम लोग टॉय एज भी कहते हैं, खिलौना आयु, या फिर प्ले एज, एरिक्सन ने कहा है प्ले एज इसको कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉय एज, प्ले एज इसको कहा गया है क्योंकि इस स्टेज में यानी 2 से 6 वर्ष तक बच्चा खिलौनों के साथ ज़्यादातर खेलता है, ठीक है। इमिटेटिव एज है, इसमें क्या करता है बच्चा, नकल करता है, अपने पेरेंट्स को नकल करेगा, अपने दोस्तों को, बड़े भाई बहनों को नकल करता है और उसी के द्वारा ये क्या करता है, सीखता है। जैसा कि आपने देखा होगा एक जो छोटी बच्ची है वो अपनी माँ की तरह क्या करती है, बिंदी लगाती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, नकल करके सीखते हैं इस स्टेज में। सोशलाइजेशन, समाजीकरण जो होता है ये भी क्या होता है, फास्ट होता है। बच्चे दूसरों से इंटरेक्ट करना सीख रहे होते हैं और ये बहुत ही तेजी से होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको अर्ली चाइल्डहुड से याद रखना है। अब लेटर चाइल्डहुड पर हम लोग चलते हैं। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था जिसको हम कहेंगे, 6 से 12 वर्ष, ठीक है, 6 से 12 वर्ष इसका हो गया टाइम पीरियड। गैंग एज, टोली अवस्था कहते हैं। जैसे कि हमने ईयरली चाइल्डहुड में क्या देखा था कि बच्चे जो हैं वो टॉय से खेल रहे हैं, है ना, टॉय एज थी उनकी। लेकिन अब क्या हो गया, गैंग एज हो गया। यहाँ पे बच्चे क्या करने लगते हैं, अपना सर्कल बनाने लगते हैं, है ना। गेम एज भी है, स्पोर्ट्स खेल अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर मेन क्या है, गैंग एज किसको कहा जाता है, लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो क्या करने लगते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बनाने लगते हैं एंड उनके साथ ही खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है, ये क्या है, अनिवार्य शिक्षा अवस्था है, ठीक है। इस टाइम से पढ़ाई क्या हो जानी चाहिए, एकदम एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि 66वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइम पीरियड क्या है, 6 से 12 है, काफ़ी क्लोज है। तो वहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हो कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन जो है उसकी एज क्या है, लेटर चाइल्डहुड है। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट भी क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे स्लो हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, पहले की तुलना में इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा खेल कूद वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर सूडो मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि अब हम क्या हो गए हैं, बड़े हो गए, मैच्योर जैसा वो बिहेव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मिथ्या परिपक्वता या फिर सूडो मैच्योरिटी कब आती है, लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। लेटेंसी स्टेज, सुसुप्ता की अवस्था फ्राइड के द्वारा कहा गया है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसके द्वारा कहा गया है, पियाजे के द्वारा कहा गया है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, एरिक्सन के द्वारा कहा गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ये आप क्या कर सकते हो, बस एज इट इज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। पियाजे की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इस तरह करके जो उन्होंने बांटा था ना स्टेजेस में, तो उसी में से एक है ये लेटर चाइल्डहुड को वो क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। तो बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ हमारा क्या है, एडोलसेंस है। एडोलसेंस जैसे कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। किशोरावस्था की जो टाइम पीरियड है वो 12 से 18 वर्ष है। ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है, परिवर्तन का काल या फिर संक्रमण काल कहा जाता है। ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि अब जो बच्चा है वो चाइल्डहुड, एक तो पहले बच्चा क्या था, चाइल्डहुड में था, बाल्यावस्था में था, अब वो बच्चा एडल्टहुड बनेगा, ठीक है, एडल्ट की तरफ जाएगा एंड इसी के बीच का जो ब्रिज है ना वो है एडोलसेंस, ठीक है। किशोरावस्था जो है इन दोनों के बीच में ब्रिज का कार्य करता है एंड ये जो है ना आप लोग ऐसे समझ सकते हो इसे कि ये क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांजिशन फेज है जिसमें कि बच्चा एकदम से क्या करता है, बाल्यावस्था से निकल करके एडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। गोल्डन पीरियड है, स्वर्णिम काल इसे कहा जाता है क्योंकि बच्चे में बहुत तरह के यहाँ पर बदलाव आते हैं। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म
तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था क्या है? स्ट्रेस और स्टॉर्म की, तनाव या तूफान की अवस्था है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा, अब जब आप भी किशोरावस्था में होंगे तो क्या होता है कि हम इमोशनल स्टेबिलिटी क्या करते हैं? लैक करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होता है? कि भावात्मक तौर पर, ठीक है, जो भी हमारे इमोशंस है, जो भी हमारे फीलिंग्स है, उनको मैनेज करना बहुत अच्छे से हमें ना नहीं आता है उस टाइम, ठीक है। तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है। इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए अच्छा नहीं चाहते, मैं अपने लिए अच्छा सोचता हूँ, मतलब कि वो ऐसे सोचता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मतलब मेरे अगेंस्ट है ना। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि मान लो आपने कुछ पेरेंट्स को बोला दिलाने को एंड वो चीज़ नहीं दिला रहे हैं, या फिर कुछ और किसी स्कूल में आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल के साथ मीटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो उसके लिए भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है। ब्रिज पीरियड कहा गया है, योजक अवस्था कहा गया है, किसका? चाइल्डहुड और एडल्टहुड का, ठीक है। तो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था हो गया और एडल्टहुड युवा अवस्था हो गया, एंड इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? एडोलसेंस कर रहा है। यहाँ पे दोनों तरह की जो होती है क्वालिटीज आगे बढ़ रही होती है साथ साथ। इस वजह से ये जो बच्चा होता है किशोरावस्था में काफी असहज भी महसूस करता है, ठीक है। जनरेशनल गैप उसको महसूस होता है अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब कि जिस तरह के गाने उसको पसंद होंगे, पेरेंट्स बोलते होंगे इस तरह के गाने मत सुना करो, तो इस तरह की चीज़ें एडोलसेंस में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने लगते हैं, जैसे कि बॉयज़ में फेशियल हेयर वगैरह आना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हो। उसके बाद स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, बसंत ऋतु कहा जाता है इसको। उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है, जो कि हमने डिस्कस किया। भावनात्मक स्थिरता की क्या होती है? कमी होती है। यहाँ पर बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं जानता, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है? मैं हूँ कौन, ठीक है। ये वाला प्रश्न बच्चे के मन में आता है। बच्चा क्या सोचता है कि आखिर मैं हूँ कौन, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, एक तो चाइल्डहुड वाले फेज से निकला है, ठीक है, एंड सडन उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रही हैं, उसके बाद वो एडल्टहुड में जाएगा, ठीक है। तो उसके मन में कांस्टेंट ये चीज़ रहती है कि मैं हूँ कौन। मतलब कि इसको आप स्टेजेस के ये में भी ले सकते हो, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना चाहता है। यहाँ पर कि यहाँ पर ही क्या होता है, वही बहुत सारी जो स्किल्स हैं या फिर बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को आगे चल के सेव करते हैं, उन सभी का विकास भी क्या होता है? यहीं पर होता है। जैसे कि हम कुछ मन में टारगेट करते हैं, गोल बनाते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरों को आइडियलाइज भी करते हैं हम, किसमें? आइडेंटिटी क्राइसिस में ही आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर ये आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा है? एरिक रिक्शन ने कहा है। ये भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग कि किशोरावस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था किसने कहा है? एरिक रिक्शन ने कहा है। फिर लीडरशिप स्किल्स का भी क्या होता है? इसमें विकास होता है, नेतृत्व कौशल का विकास होता है। इगोसेंट्रिज्म यानी कि सब केंद्रित, यानी कि इस टाइम क्या होता है, जो बच्चा है वो अपने ही बारे में सोचता है, अपने बारे में ही बातें ज़्यादा करना पसंद करता है, अपने गुणों का ही बखान करता है, ठीक है। तो इस तरह से सब केंद्रित आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हो। और एंड अब ये क्या होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया? वंशानुगत हो गया, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। और इन्वायरमेंट क्या हो गया? जो इन्वायरमेंट हमारे आसपास है, यानी कि वंशानुगत। हेरिडिटी क्या हो गया? स्टैटिक फैक्टर हो गया जो कि स्थिर है, और इन्वायरमेंट क्या हो गया? बार बार चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के गुणज से ही, यानी कि जो हमें एक वंश अपने पेरेंट्स से मिला है, एक जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कह सकते हैं किशोरावस्था को सेप करता है, ठीक है। कि किशोरावस्था में बच्चा कैसा होगा, ये दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है कि हेरिडिटी फैक्टर्स क्या हैं और उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस करा था ना साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो उसमें से ही हम लोग दो पॉइंट ध्यान रखेंगे जिससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। एंड या लास्ट टाइम जब मॉक में करवा रही थी तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया यहीं पर। देखिए, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दोनों का मतलब हिंदी में भी वही हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? अ बॉयज अनकॉन्शियस क्लोजनेस विथ मदर एंड राइवलरी विथ हिज फादर, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि सिगमंड फ्राइड ने ऐसा कहा है, या फिर आपने भी कभी नोटिस किया होगा, ठीक है, कि पुत्र का क्या होता है? माता से क्या होता है? अधिक लगाव होता है,
ठीक है। और ये अनकॉन्शियसली होता है। अनकॉन्शियसली मतलब कि बच्चा ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो क्लोजनेस होता है, उसकी जो क्लोजनेस होती है, लगाव ज़्यादा होती है, वो मदर से होती है एंड राइवलरी विथ हिज फादर, और पिता से वो थोड़ा सा नाराज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, पुत्र का माता से अधिक लगाव, ये हम लोग एकदम सिंपल भाषा में कह सकते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अ गर्ल्स अनकॉन्शियस क्लोजनेस विथ फादर एंड राइवलरी विथ मदर, ठीक है। जो गर्ल है वो अपने फादर से ज़्यादा क्लोज होती है, जबकि मदर से राइवलरी की स्टेज में होती है, सिगमंड फ्राइड का कहना है, ठीक है। तो गर्ल का फादर के प्रति ज़्यादा क्लोजनेस होना, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। पुत्री का पिता से अधिक लगाव होना, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो आपने भी सुना होगा पापा की परी और ठीक है, जो भी, तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, पुत्र का माता से अधिक लगाव, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया कि पुत्री का पिता से ज़्यादा लगाव, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपके इस स्टेज से क्वेश्चन आया है तो किशोरावस्था में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, एंड मेन जो चेंज होता है वो हार्मोन्स में चेंज हो रहा होता है, एंड इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन निकलता है। इस वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो हाइट होती है वो बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि, इससे हमारा निकलता है यहाँ पे, हाँ चलिए, इससे बस ध्यान रखना है कि इससे जो हार्मोन निकलता है उसे हम लोग फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। जैसे मतलब इमरजेंसी वाली जो भी सिचुएशन होती है ना, उस टाइम ये जो ग्लैंड है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, एंड इससे ही हम लोग क्या कर पाते हैं, मतलब तुरंत किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर पाते हैं। जैसे कि तुरंत हमें गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम हम देखते हैं ना कि हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। फिर ओवरी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है। एंड फिर टेस्टिस, इससे क्या निकलता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि बॉयज़ में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बस आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, एडोलसेंस टॉपिक पढ़ रहे थे तो ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब ओवरी और टेस्टिस, इन दोनों की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, बच्चों में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के सिद्धांत, ठीक है। विकास के अभी कुछ सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि आखिर विकास कैसे होता है, उसके कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो ऐसा है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, विकास क्या है, सतत है, यानी कि विकास निरंतर चलते रहेगा। हमने डिस्कस किया था ना, वूम टू टूम होता है ये, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, ठीक है, सतत है, कुछ ना कुछ हर कोई क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, ठीक है, क्रमिक होता है। डेवलपमेंट क्या है, क्रमिक है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि इन्फेंसी स्टेज है, उसके बाद क्या आएगा, चाइल्डहुड स्टेज आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एडोलसेंस स्टेज आएगा। तो ये क्या है, क्रमिक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा चाइल्डहुड में नहीं जाएगा और वो इन्फेंसी से डायरेक्ट एडोलसेंस में चला जाएगा। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है, क्रमिक होता है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह होगा, यही सेम बात, ठीक है, कि चाइल्डहुड आया है तो उसके बाद हम ध्यान लगा सकते हैं अगर बच्चे में बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हम सिंपली उसके हाव भाव से या फिर उसके फिजिकल फीचर्स देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि बच्चा अब किस में जा रहा है, किशोरावस्था में जा रहा है। तो पूर्व अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, ठीक है, विकास की जो दर है वो भिन्न भिन्न होती है हर किसी के लिए, है ना। सब कोई की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो 6 महीने से ही कुछ कुछ बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि 8 महीने पर कुछ बोलना शुरू करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मान लो एक क्लासरूम में आप लोग भी जब पढ़ाओगे तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी से कैच करेंगे आपकी बातों को, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे उनको नहीं उतना समझ आएगा। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एंड यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा किसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नताएं का, ठीक है। तो ये हम लोग पॉइंट अभी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि जो सामान्य चीज़ें हैं वो पहले होंगी, फिर स्पेसिफिक चीज़ें डेवलप बाद में होंगी, ठीक है। जैसे कि हम भी अगर पढ़ते हैं या फिर ठीक है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ABCD वगैरह पढ़ लिए, फिर उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड्स वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। अगर आप लोग फिजिकल चेंज में इसको देखोगे तो पहले क्या होता है कि
जनरल डेवलपमेंट पहले होती है, जैसे बच्चे में भी आप लोग देखोगे कि हाथ पूरा वो संभालना पहले सीखता है, उसके बाद मान लो कि फिंगर्स का यूज़ बाद में वो सीखता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक ये होता है। फिर उसके बाद हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट है होता है, यानी कि वंशानुगत प्रभाव और एनवायरनमेंट इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट होता है क्या, हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों का ही सामान्य रूप पर क्या है होती है, भागीदारी होती है विकास में। फिर सभी प्रकार के विकास यानी कि PCSE इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, 4 तरह के डेवलपमेंट हमने देखे थे ना, तो सभी तरह के जो विकास होती है यहाँ पे इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट बढ़िया है तो फिर क्या होगा, मानसिक विकास भी बढ़िया होगा, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़िया होगा, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़िया है तो हम क्या देख सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब भी अच्छा होता है बच्चे का। तो इस तरह से अंतर संबंधित ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट इंटरैक्ट। ठीक है, सभी फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, एंड फाइनली एक हम कह सकते हैं डेवलप्ड फीचर हम बच्चे में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। ये डायरेक्शन का प्रिंसिपल है, ये दोनों डायरेक्शन के प्रिंसिपल है कि विकास आखिर किस दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, विकास हेड टू टो होता है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो विकास है वो हेड टू टो होता है। तो आपने भी ध्यान दिया होगा कि हेड टू टो से ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हो कि बच्चा पहले सिर, जैसे छोटा कोई बच्चा है पहले वो अपने हेड पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद आप लोग देखते होगे कि पैर पैर वगैरह वो यूज कर पाता है। ठीक है, चलना वो बाद में सीखता है। तो इस तरह से सेफेलोकॉर्डल ध्यान रख लेना है। और प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रिंसिपल क्या है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि केंद्र से बाहर की ओर का मतलब क्या हुआ, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, मतलब कि बच्चा पहले मतलब वही जनरल टू स्पेसिफिक वाला ही है। ठीक है, कि पहले मान लो हाथ पे कंट्रोल हम कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद केंद्र से, केंद्र हमारा क्या हो गया, हैंड हो गया यहाँ पे, और उसके बाद जो फिंगर्स पे हम यूज कर पा रहे हैं, या फिर फिंगर्स को हम लोग बेहतरीन ढंग से यूज कर पाता है बच्चा, वो भी वो क्या होता है, बाद में हो पाता है। ठीक है, तो मतलब जो मेन जो फोकस वाली जो चीजें हैं, केंद्र जो है उसका विकास पहले होगा, उसके बाद जो थोड़ी कठिन या फिर उसके बाहर की जो विकास होगी वो बाद में होता है। ठीक है, तो ये कुछ 10 प्रिंसिपल है, जिनमें से देखो ऐसे आप लोगों को याद कोई भी नहीं करना कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। आप बीएड का पेपर तो नहीं लिख रहे हो जो आपको ये याद करना है, लेकिन आपको ये सारी चीजें ना ध्यान रखनी होगी। जैसे कि अगर आपको पूछते कि जो विकास है वो हेरिडिटी से ही बस रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, या हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट है, या हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, एंड इसको एमसीक्यूज फॉर्म में थोड़ा बस आप लोग ध्यान रख लेना, लाइन बाय लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना समझ लिया, इतना ध्यान रखोगे तो अगर आपका क्वेश्चन बना तो आप आराम से टैकल कर लोगे उसको। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमने कवर कर लिया। अब हम लोग करने जा रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सभी प्रजातियों में अंतर पाए जाते हैं, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर व्यक्ति क्या है, अलग है। ठीक है, ऑल स्पेसीज आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल स्पेसीज आर डिफरेंट, यानी कि कोई भी स्पेसीज क्या है, सेम नहीं है। ह्यूमन, एनिमल, सभी क्या है, अलग है। अब ह्यूमन में भी हम लोग देखें तो ह्यूमन में भी सभी बच्चे एक जैसे होते हैं क्या, सभी विमेन एक जैसी हैं, सभी मेल एक जैसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी स्पेसेस क्या है, कुछ ना कुछ तरीके से क्या है, अलग होते हैं। ठीक है, विभिन्नता प्रकृति का नियम है, सो डोंट लाफ एंड रिस्पेक्ट देम। ठीक है, यानी कि कोई किसी की हाइट कम है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पतला है, तो ये सब कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड बच्चों को भी क्या करना है, आपको यही चीज सिखानी है। ठीक है, तो एमसीक्यूज वाइज में ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं किन आधारों पर हम देख सकते हैं। एक तो जो क्लासरूम एनवायरनमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का स्तर क्या होगा, बच्चों का अलग अलग होगा। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि उनकी रुचि अलग अलग हो सकती है। एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता, उनके सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग ये सब लगाने की जो क्षमता है वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। उनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। वैल्यूज क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ये कुछ आधार हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हो, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व और मूल्य। ठीक है, तो इन सभी में अगर अंतर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाएंगे।
ठीक है। अब शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तब अलग अलग बुद्धि स्तर के बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ के, अलग पर्सनालिटी के बच्चे हैं, या फिर अलग एप्टीट्यूड के बच्चे हैं। तो शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है। तो ये आप टर्म थोड़ा ध्यान रखोगे। चलो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले से समझाती हूँ कि दो तरह के इंस्ट्रक्शन है, दो तरह से आप अनुदेशन दे सकते हो, ठीक है। एक होता है एक रूप अनुदेशन यानी कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक होता है डिफरेंशिएटेड यानी कि विभेदी अनुदेशन, ठीक है। तो जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों के बीच में, तो आपको एक तरह का अनुदेशन नहीं देना है, आपको कैसा देना है, विभेदी अनुदेशन यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये पॉइंट आप लोग खास करके ध्यान रखोगे कि आपको किस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए यानी कि सभी बच्चों पर सूट करने वाला, टाइम टू टाइम अलग अलग यूज करना, या फिर जैसे कि अलग बुद्धि स्तर का बच्चा है तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग उनको अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, टाइप उसका चेंज कर सकते हो, अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो किसका प्रयोग करना है, डिफरेंशिएटेड अनुदेशन का, यानी कि अलग अलग तरह के बच्चे क्या हो उसमें शामिल हो, सेम एबिलिटी वाला ग्रुप नहीं बनाना है, ठीक है, कि सभी तेज तेज को हमने रख दिया तो क्या होगा, एक दूसरे से वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों का अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो बेहतर सीख पाएंगे एक दूसरे से। तो ग्रुप मैनेजमेंट का भी एक पॉइंट यहाँ पर हमारा आ गया कि जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, एंड ग्रुप क्या होना चाहिए, हेट्रोजेनस होना चाहिए, ना कि होमोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब मिला हुआ होना चाहिए, होमोजेनस क्या हो गया, एक जैसा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग क्रिएटिविटी देखेंगे। क्रिएटिविटी क्या होती है, रचनात्मकता होती है, ठीक है, यानी किसी न्यू चीज़ को बनाना, या फिर जो बच्चा है वो अच्छे से सोच पा रहा है, ठीक है, तरह तरह से सोच पाता है एंड कुछ नया अपने ढंग से बना कर लाता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, क्रिएटिविटी कह सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो रचनात्मकता और इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। रचनात्मकता अगर बढ़ती है तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि इंटेलिजेंस बच्चे का क्या है, अच्छा है, ठीक है। और बुद्धिमत्ता अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी, ठीक है। अब तत्व यहाँ पे आप लोगों को ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि रचनात्मकता के तत्व क्या क्या होते हैं। फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ओरिजिनल, मौलिकता, इलेबोरेटिव यानी कि विस्तार, ठीक है। यानी कि कोई मान लो कि कोई एस से है, बच्चा कोई एस से लिख रहा है, ठीक है, तो वो अगर ओरिजिनल फॉर्म में है तो वो क्या हो गया, मौलिकता हो गया, ये इसका एक तत्व हो गया। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेटिव विस्तार होना चाहिए, उसमें फ्लुएंसी, धारा प्रवाह होना चाहिए। तो इस तरह से चार बस तत्व आप लोग ध्यान रख लोगे। इसका एक ट्रिक भी होता है, FFOE, ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बस इतना ही था क्रिएटिविटी से। एंड यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हाँ इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। जेपी गिलफर्ड ने थिंकिंग यानी सोचने को दो भागों में बांटा है। एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच, ठीक है, जिसमें कि हमारी जो सोच है इधर इधर इधर, ठीक है, मतलब कि हम कई तरीके से जब सोच रहे होते हैं तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, ठीक है। फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, अभी सारी सोच मतलब जितनी तरह के हमारे माइंड में नॉलेज है सबको हम लोग जब एक जगह केंद्रित कर देते हैं तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभी सारी सोच कहलाती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, ओपन एंडेड है, ठीक है, ये जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, क्लोज एंडेड होता है, ठीक है। ओपन एंडेड कहने का मतलब है, मान लो कि हमने कोई टॉपिक लिया, ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, जो बच्चा है वो कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। तो जब कुछ भी वो सोच करके आंसर दे सकता है, सभी बच्चों का आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो कि जैसे हम लोग ले लेते हैं कि दहेज लेना अच्छी बात है या नहीं, ठीक है, तो ये बच्चे हैं अलग अलग, मतलब कि आप भी हो तो अलग अलग तरह से क्या कर सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में अगर हम आए तो दहेज प्रथा कब शुरू, मतलब कब इसके लिए एक्ट लाया गया, तो ये क्या हो गया कि क्लोज एंडेड हो गया कि इसका एक ही आंसर कोई हो सकता है, ठीक है। अब क्रिएटिविटी से संबंध, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, क्रिएटिविटी से संबंध है कि इसमें बच्चा बहुत तरह की बातें बोल सकता है, ठीक है, कि दहेज लेना अच्छी बात है, क्यों है, ठीक है, तो हर बच्चा अलग अलग तरह से सोच सकता है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी से मतलब क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, ठीक है, जबकि इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग लगती है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी यहाँ पर आ सकती हैं। जबकि एमसीक्यू सॉल्व करने में हम क्या यूज करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं, एक जगह पे केंद्रित करते हैं,
ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने में हमारा क्या यूज होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, लिमिटेड सॉल्यूशन ही हमें मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ठीक है। और मेन जो पॉइंट है हमारा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्रिएटिविटी में क्या लगता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगता है, और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस में कन्वर्जेंट थिंकिंग लग रहा होता है। और एमसीक्यू वाला भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एमसीक्यू सॉल्व करने में क्या यूज होता है, हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन देखेंगे। तो आज ना मैंने जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स आपके छोटे छोटे बचे हुए थे ना, सबको एक जगह ही मैंने कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जिसको हम कहते हैं। बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। बच्चे की ज़रूरत के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए और सभी को शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी का कहने का मतलब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि हर तबके के, हर अल्पसंख्यक या फिर किसी भी धर्म से आने वाले, किसी भी लिंग से आने वाले, किसी भी जाति से आने वाले, ठीक है, कोई अपंग है या फिर मेंटली रिटार्डेड है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा को लेकर के, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, पृथककरण नहीं करना है। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, ठीक है, तो किसी को भी अलग नहीं करना है। और सेग्रीगेशन ऐसे भी, पृथककरण क्या है, हमारा प्रकृति के अगेंस्ट होता है, ठीक है। प्रकृति ही खुद इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ सभी को बना रही है, तो इसलिए हमारा भी कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को भी शिक्षा से वंचित रखें। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग देख लीजिए, सभी वंचितों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। डिसेबल, माइनॉरिटी, डिसेबल यानी कि विकलांग हो गए, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हो गए, जेंडर यानी कि किसी भी मतलब कि लिंग, यानी कि मान लो गर्ल्स है, बॉयज़ हैं, ठीक है, तो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एनी अदर डिफरेंस, कोई अदर भी डिफरेंस है, सभी को क्या करना है, एक साथ हमें पढ़ाना है, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन भी क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, 21A में बोला गया है, ठीक है। एंड फॉर डिसेबल चिल्ड्रन इसको कितना रखा गया है, 6 से 18 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर स्टूडेंट्स हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है, लेकिन अगर विकलांग बच्चे हैं तो उनको 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा हमें देनी है, निःशुल्क और अनिवार्य, ये उनका क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। अधिगम अक्षमता अब हम लोग देखेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखिए डिसेबिलिटी भी कई तरीके से होती है, ऑडिटोरियम भी हो सकती है, मतलब एक तो आँख विजुअल भी हो सकता है हमारा, ठीक है, कि किसी बच्चे को देखने में परेशानी है, ठीक है, या फिर सुनने से रिलेटेड हो सकता है, चलने से, लोकोमोटर हो सकता है, कई तरह की क्या होती है, डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए रिजर्वेशन भी होती है। तो कई तरह की डिसेबिलिटीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, क्योंकि हमारे जो है ना टीचिंग के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अधिगम अक्षमता, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं वो डिसेबल या फिर अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, तो वो सारी जितनी भी है ना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कैसी बीमारी है, रीडिंग डिफिकल्टी है, राइटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कि सबसे मेन तो यह डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा पढ़ने में क्या होता है, असमर्थ होता है, ठीक है। रीडिंग डिफिकल्टी उसे होती है, और रीडिंग डिफिकल्टी होने के कारण ही क्या होता है, उसको राइटिंग प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। लेटर रिवर्स कर देना, ठीक है। 100 को क्या पढ़ेगा बच्चा, वाज पढ़ेगा, 100 को क्या लिखेगा, वाज लिखेगा। पेन को क्या लिख देगा, नैप लिख देगा, ठीक है। न्यूक्लियर को क्या लिख देगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, NU और UN को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग डिफिकल्टी, राइटिंग प्रॉब्लम, ये दोनों ही मिला करके क्या बनता है, हमारा डिसलेक्सिया प्रॉब्लम बनती है। तो बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है कुछ बच्चों में, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा ना तारे ज़मीन पर, तो उसमें भी जो बच्चा रहता है उसको भी लेटर रिवर्स हो जाता है, उसको ऐसा लगता था वो रीडिंग नहीं कर पाता था अच्छे से, कि जो लेटर्स हैं वो डांस कर रहे हैं, है ना। तो डिसलेक्सिया बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया भाषा अक्षमता है, लैंग्वेज डिफिकल्टी है, मौखिक रूप से विचारों को व्यक्त ना कर पाना, मौखिक रूप से विचार को व्यक्त ना कर पाना, या फिर अच्छे से बोल ना पाना, बहुत ज़्यादा अटक अटक के बोलना, ये क्या कहलाता है, अफेजिया कहलाता है। डिस्पेजिया भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लेखन संबंधी, बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाएगा, उसकी राइटिंग बहुत ही गंदी रहेगी, तो डिस्ग्राफिया वो हो गया। डिस्कैलकुलिया क्या होता है, गणित, अंक गणित समझने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है डिस्कैलकुलिया में,
ठीक है, कैलकुलेशन से आप लोग ध्यान रख सकते हो कि मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा में बिल्डिंग को लर्निंग एड की तरह यूज किया जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या किया जा रहा है, समावेशी शिक्षा में मेन जो बात है वो ये है, समावेशी शिक्षा की मेन जो बात है ना वो ये है कि सिस्टम को चेंज करना है, बच्चों को नहीं। ठीक है, सिस्टम में क्या करना है, हमें चेंज लाना है, जो शिक्षण प्रणाली है उसमें हम चेंज लाएंगे, ये नहीं कि हम बच्चे में चेंज करेंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा यही होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही होता है कि बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, समावेशी शिक्षा बिल्डिंग को लर्निंग एड की तरह इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद RPWD राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 15 जून 2017 से लागू किया गया एंड इसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको इंक्लूड किया गया। बोला गया कि ये जो बच्चे हैं इतने डिसेबिलिटीज़ को, पहले कितना था 7 ही डिसेबिलिटी मानी जाती थी, फिर उसके बाद 21 डिसेबिलिटी सभी को मिला करके। ठीक है, सिर्फ ये लर्निंग डिफिकल्टी नहीं, जितने भी है ना, जैसे सुनने वाले, बोलने वाले, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं चल नहीं पाते हैं, ठीक है, किस तरह से विकलांग होते हैं, तो उन सभी को मिला करके 21 डिसेबिलिटीज बताई गई है। RPWD आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हो। फिर प्रतिभाशाली बच्चे हम किसको कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको कहते हैं, जिनकी IQ क्या होती है 140 प्लस होती है। हमने वो इंटेलिजेंस वाले में भी डिस्कस किया था कि 100 से जैसे प्लस होने लगता है वो बच्चा क्या होने लगता है कि तेज वाली कैटेगरी में बहुत ज़्यादा आने लगता है। फिर एवरेज हमारा इधर 90 to 100 एवरेज वाले में हमने देखा था। ठीक है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का अगर आपको पूछे तो IQ 140 प्लस हो जाएगा। हर तरह से क्या होता है, बच्चा तेज होता है, क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है, इंटेलिजेंस पे क्या होता है इस बच्चे का अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कई सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया। आप लोगों को PDF मिल जाएगी, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखना। एंड यस, ये हमारा जो टॉपिक था वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया। जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स बचे थे जैसे क्रिएटिविटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये लर्निंग डिफिकल्टी वाला आपका हो गया। ठीक है, तो ये सब मैंने कोशिश करा कि सब कुछ करवा दूँ मैं। अब हमारा जो बच रहा है वो प्रीवियस जो रह गया है, एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। एंड आज के आज ही हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड तो कंप्लीट कर ही लेंगे। एंड हिंदी का भी हमारा क्या बचा हुआ है, एक चैप्टर बचा हुआ है, वो भी आज हो जाएगी। ठीक है, एंड ये क्लास में लाइव नहीं ले पाई, कल पता नहीं क्या हो रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग ही नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया। पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी लाइव क्लासेस ही हम लोग करेंगे। बाकी बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।